नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बाजार से लेकर बिजनेस तक, देश से लेकर दुनिया तक, अगले आधे घंटे में आज की सबसे बड़ी खबरें हैं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के खिलाफ होगी जांच। सीसीआई ने दिया आदेश। जियो ने की थी मिलीभगत की शिकायत। नई ऊंचाई छूने के बाद नीचे आया बाजार। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव, लेकिन 9400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। नोटों की किल्लत पर सीएनबीसी आवाज की खबर का असर। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिया नोटों की छपाई में तेजी का आदेश। रेट कट पर अरविंद सुब्रमण्यम ने की जानकारों की आलोचना। पूछा क्यों नहीं उठाया आरबीआई पर सवाल। सीए बोले अभी ब्याज दरें घटाने की है पूरी गुंजाइश। नोएडा के घर खरीदारों को मिला यूपी सरकार से भरोसा। ग्राहकों को मिलेंगे उनके घर, नहीं माने बिल्डर तो होगी जेल। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। पहले तय होगा 3 तलाक इस्लाम के मुताबिक है या नहीं। बहुविवाह प्रथा पर सुनवाई नहीं। व्यापार पर प्रचंड गर्मी की मार। दिन चढ़ते ही वीरान हो जाते हैं बाजार। शादी के सीजन का स्टॉक निपटाने के लिए परेशान है कारोबारी। टेलीकॉम सेक्टर में गुटबंदी को लेकर सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 दिग्गज कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ये हैं, सीसीआई ने माना है कि आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल जियो के खिलाफ साठगांठ कर रही थी। जियो ने पिछले साल नवंबर में सीसीआई से तीनों कंपनियों पर साठगांठ कर इंटरकनेक्शन पॉइंट नहीं मुहैया कराने की शिकायत की थी। जांच 60 दिन के भीतर पूरी होनी है। इधर टेलीकॉम कंपनियों की संस्था सीओएआई ने सीसीआई के जांच के फैसले पर ऐतराज जताया है। सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने कहा है कि उन्होंने अभी आदेश देखा तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये निराशाजनक होगा। मामला पहले से ही हाई कोर्ट और टीवी-सेट के विचाराधीन है और उन्हें इस न्यायिक संस्थाओं के फैसले का इंतजार है। मैथ्यूज का कहना है कि सीओएआई और उसके सदस्य इस मामले में पाक साफ है। तो पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, आखिर पूरा विवाद क्या है, क्यों शिकायत हुई और फिर अब इन तीनों कंपनियों के खिलाफ सीसीआई ने क्यों जांच के आदेश दिए? देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी पिछले साल जब रिलायंस जियो ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के खिलाफ सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये शिकायत दर्ज की थी कि ये कंपनियां रिलायंस जियो को पर्याप्त मात्रा में पीओआईज यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट मुहैया नहीं करा रही है। अब उसी मामले की सुनवाई करते हुए सीसीआई ने प्राइमा फेसी जो शिकायत रिलायंस जियो की तरफ से की गई थी उसको सही पाया है और जाँच के आदेश दिए हैं। 60 दिनों का वक्त दिया गया है। 60 दिनों में पूरी जाँच की जाएगी और उसके बाद सीसीआई अपना फैसला सुनाएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई भी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के खिलाफ रिलायंस जियो को सफिशिएंट मात्रा में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट ना देने की वजह से 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने की सिफारिश कर चुका है। इस पूरे मामले पर जब हमने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया से बात करना चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, तो फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। वहीं अगर हम सीओआई की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो जांच है उसमें पूरी तरीके से सहयोग देगी और जो सच है, जो उनकी तरफ से जो उनका पक्ष है, वो सबके सामने आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली। और यहाँ पर हम आपको ये जरूर बता दें कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। और बाद बाजार से जुड़ी खबरों की। शेयर बाजार में आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव दिखा। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 9450 का आज फिर एक नया शिखर बनाया, लेकिन इसके बाद मुनाफा वसूली नजर आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 3 और निफ्टी में 15 पॉइंट की हल्की बढ़त रही। आज के कारोबार पर और ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, आज किन सेक्टर्स में हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखा बाजार में? आज देखिए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स ने ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली पर जोर दिया है, तो पहले वो स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जहां पर हमने सेल साइड की पोजीशंस आती देखी। खासकर दिग्गजों में आप देखेंगे तेल कंपनियां, गैस कंपनियां, ओएनजीसी, गेल में दबाव बनता दिखाई दिया। भारतीय एयरटेल में सेल साइड की पोजीशंस कल यहां पर इसमें काफी रफ्तार बनती दिखाई दी थी। यही हाल हुआ एचयूएल में, लोगों ने मुनाफा वसूली की और कोल इंडिया भी कमजोर था। लेकिन इंडेक्स गेनर्स में ऑटो कंपनियों का बोलबाला था। हीरो मोटो, बजाज ऑटो में अच्छी रफ्तार बनती हुई दिखाई दी। इसमें आप आयशा को भी जोड़ सकते हैं। एशियन पेंट्स में हमने देखा कुछ एक्यूमुलेशन, आईटीसी
और अदानी जैसे काउंटर्स थे, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स थे जिसमें एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप्स पर दबाव बना और खासकर ऐसे मिड कैप शेयर जो अब तक काफी भाग चुके थे। एबीबी, सीमेंस, इंटरग्लोब, सिंजीन, केईआई इंडस्ट्रीज, ये काउंटर्स थे जो पिटते हुए दिखाई दिए। वहीं मिड कैप्स में कुछ तेजी वाले काउंटर्स, कैप्लिन पॉइंट शानदार नतीजे, तेजी रही। यूनाइटेड स्पिरिट्स में काफी ज्यादा एक्शन, एडीएफ फूड्स, गोदरेज, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीएनएल जैसे काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। लेकिन बैंक्स ने अपनी थोड़ी सी फुटिंग लूज की, दबाव आया आखिरी आधे घंटे में। यहां पर देना, विजया और निजी बैंकों में एक्सिस है, येस बैंक है, एचडीएफसी जैसे काउंटर्स थे जो सेल साइड पर हावी थे। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज मिड कैप्स का दिन था जहां पर हेवल्स के नंबर्स पर थोड़ा सा बाजार उत्सुक दिखा, यहां पर खरीदारी हुई। अरविंद के नतीजों से निराशा हुई तो दबाव आया। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर एकदम फ्लैट समाप्ति, आईटीडी सीमेंटेशन से निराशा और मैग्मा फिनकॉर्प में हमने देखा है स्टॉक काफी पिटा था लेकिन निचले लेवल से इसमें अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी। अंत में करीब 1% की गिरावट रही। जी हर्जा, शुक्रिया इस मार्केट की अपडेट के लिए। इधर हुडको के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन आईपीओ आज करीब 80 गुना से ज्यादा भरा। आईपीओ के जरिए कंपनी की 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 56 से 60 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हुडको का लॉट साइज 200 शेयर का है और रिटेल निवेशकों को ऑफर प्राइस पर 2 रुपए की छूट दी गई है। सरकार ने एक बार फिर रेट कट की पैरवी की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रेट कट की पूरी गुंजाइश थी। उन्होंने कहा कि आरबीआई से पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ब्याज दरें नहीं घटाई गई। सुब्रमण्यम के मुताबिक महंगाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब भी रेट कट की जगह है। आपको बता दें कि आरबीआई ने जनवरी में रेपो रेट में आधा फीसदी की कमी की थी, लेकिन इसके बाद ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। रेपो रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक से बैंकों को कर्ज मिलता है। अगर ये रेट कम है तो बैंक भी कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। इलाज कराने अस्पताल जाइए तो खर्च देकर जान निकल जाती है। अलग अलग लैब में एक ही टेस्ट के अलग अलग रेट होते हैं, इतने महंगे कि अच्छा भला आदमी भी बीमार पड़ जाए। लेकिन सरकार अब इलाज की मनमानी कीमतों पर नकेल कसने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव से। प्रतीक, इलाज के खर्च के काबू रखने के लिए अब सरकार क्या करने जा रही है? क्योंकि हमने देखा है स्टेंट और काफी चीजों पे उन्होंने कदम उठाया है, और अब क्या बारी लैब टेस्ट की है या जो टेस्ट करने वाली लैब्स हैं उनकी है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सरकार ने पहले स्टंट और दवाओं की कीमतों का निर्धारण किया और अब सरकार जो जांच होती है, डायग्नोस्टिक होती है, चाहे आप बात करें जो ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, सिटी स्कैन है, एमआरआई है, इन तमाम जांचों की कीमतों को निर्धारित कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकार अस्पताल में जो प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि अगर आप कभी हार्ट की सर्जरी करा रहे हैं या न्यूरो सर्जरी करा रहे हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है उसके चार्ज को भी नियंत्रित कर सकती है। क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बातें देखी जाती हैं कि जो अलग अलग जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रोसीजर और जांच के नाम पे अलग अलग चार्ज वसूलते हैं और उन कीमतों में भारी अंतर होता है। और यही वजह है कि सरकार इन कीमतों का निर्धारण करने वाली है। सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये बात कही है कि आप जो न्यूनतम और अधिकतम कीमत है, जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं या जो प्रोसीजरल कॉस्ट है, उसकी आप तय कीजिए और हमें उसका रिप्लाई भेजिए। उसके बाद केंद्र सरकार एक अधिकतम सीमा है वो तय कर देगी कि आखिर पर्टिकुलर जांच पे या फिर पर्टिकुलर प्रोसीजर पर कितना चार्ज वसूला जाएगा। और सरकार इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसमें जरूरी बदलाव भी करेगी। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रतीक। तो अब कोशिश है सरकार की कि वो इलाज को सस्ता कराए। जिस तरह का नेक्सस चलता है बाजार में, चाहे वो दवाएं हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस्तेमाल होने वाले या फिर लैब टेस्ट क्यों ना हो, उस पर अंकुश लगाने की तैयारी। आगे बढ़ते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए स्पाइसजेट ने एक बड़ा प्लान बनाया है। CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह ने कहा कि कुछ रूटों पर फ्लाइट पहले दिन से ही प्रॉफिट में रहेंगी। We'll start to fly the RCS routes in June of this year. That will be one route, but progressively we will roll them out, and you will see that all the routes are functional by about September. So numbers for that will only come in post that, really. The question mark in the mind of investors and analysts in the market is that with a price cap of 2,500 rupees, are you likely to make any money? Because it will depend on volumes, it will depend on traffic. Are these likely to be profitable routes for you? Firstly, this is a very, very small part of SpiceJet's business at this time.
We will expand it in time, but at this time it is a small part of SpiceJet's business. I think one of the most important parts of this RCS scheme is that the routes that we are flying to, there is a 3-year exclusivity on these routes that SpiceJet has. Half the seats are not under any fare cap. And we believe that there is great potential in these routes. For example, SpiceJet will be flying from Delhi to Kanpur. That will be a route that SpiceJet will have on an exclusive basis now for 3 years. Kanpur is the industrial hub of UP. There is not a single flight into Kanpur. SpiceJet will be flying from Delhi to Jalandhar, the Adampur airport. Again, very prosperous area without any flight at all. So we think that there is no reason why flights like this are not going to do well. We expect that those flights will be profitable from day one. केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में NHAI का मसाला बॉन्ड इशू किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस बॉन्ड को इन्वेस्टर का तगड़ा रिस्पांस भी मिला है। रिस्पांस को देखते हुए शुरू में तय किए गए 1500 करोड़ रुपए की जगह भारतीय समय के मुताबिक 3 बजे के आसपास बॉन्ड को दोगुना यानी 3000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ा मसाला बॉन्ड ट्रांजैक्शन बन गया है। साथ ही मसाला बॉन्ड के शुरुआती ट्रांजैक्शन के लिहाज से भी ये सबसे बड़ी रकम है। और पर्यावरण से जुड़ी कई संस्थाओं के विरोध के बावजूद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी GEAC ने GM सरसों के कमर्शियल इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। हालांकि इसके साथ ही GEAC ने कई शर्तें भी जोड़ी हैं। अब इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय अंतिम मंजूरी देगा। स्वास्थ्य और कृषि सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण कई पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं GM सरसों का विरोध कर रही थी, इसलिए मामला 2015 से अटका हुआ था। ट्रंप की सख्ती के बाद अमेरिका में भारतीय IT कंपनियों की बढ़ती मुश्किलों को लेकर सरकार अमेरिकी प्रशासन से बात कर रही है। केंद्रीय IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि IT सेक्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इंडस्ट्री को आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि H-1B वीजा को लेकर जो परेशानियां हो रही हैं उस पर अमेरिका से बातचीत चल रही है। भारत की IT कंपनियां दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही हैं और अमेरिका की फॉर्च्यून कंपनियों को इन्होंने कॉम्पिटिटिव बनाया है। ये 4 लाख लोगों को नौकरी देती है वहां पर और $20 बिलियन इन्होंने टैक्स दिया है। तो भारत की IT कंपनियां वहां बड़ा काम करती हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका इस बारे में विचार करेगा। भारत की ओर से उच्च स्तरीय स्तर पर इसकी चर्चाओं को जेटली जी ने भी किया है और अपने तरीके से मोदी जी ने भी किया है। और योगी सरकार के दरबार में पहुंचे घर खरीदार, तो क्या लगी गुहार और क्या हुआ फैसला, देखिए इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। पिछले कुछ महीनों से नोटों की चल रही किल्लत अब जल्द ही दूर हो सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से कहा है कि नोटों की मांग कितनी रहने वाली है इसका सटीक आकलन किया जाए और इसके हिसाब से छपाई भी की जाए। इसके साथ ही सप्लाई दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस को जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज यूपी के इंडस्ट्री मंत्री सतीश महाना ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों के 20 प्रतिनिधियों और बिल्डरों के साथ एक बैठक की। बैठक में बिल्डरों की संस्था क्रेडाई के नुमाइंदे भी शामिल हुए। पोजीशन मिलने में देरी, आधे अधूरे मकान का पोजीशन और एग्रीमेंट से वादा खिलाफी जैसी शिकायतों को बिल्डरों ने सही माना है और कहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम दिक्कतों को दूर करेंगे। बिल्डरों से 24 मई तक का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। सभी पक्षों से बातचीत के बाद मंत्री ने भरोसा भी दिलाया है कि आधे अधूरे घर देने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको उस हद तक आपको छूट देने की तैयारी में, जिस हद तक आप केवल और केवल ये सोचें कि जिसने आपको पैसा दिया है आप उसका फ्लैट आप उसको कैसे कंप्लीट करके उसको दोगे। इसके अलावा हमने उनको बोला हम उस हद तक आपको दबाएंगे जिस हद तक आप पैसा दे सकते हो। अगर उस हद तक आप नहीं दबने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, तो फिर उस सीमा को पार करने की जरूरत है। तो फिर जो हम उठा के ना कहना जेल भी भेजने की, जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोलंबो में इंटरनेशनल वैसाख डे समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंच गए हैं। वैसाख डे बौद्धों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जिसे अब UN ने मान्यता दे दी है। UN की मान्यता के बाद श्रीलंका पहली बार ये समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री ने गंगा
रामाया मंदिर में पारंपरिक लैंप लाइटिंग में भी हिस्सा लिया और इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। और एसयूवी के बाजार में उतरा एक और दमदार खिलाड़ी। इसूजू मोटर्स ने पेश की अपनी नई गाड़ी। देखिए इस ब्रेक के बाद। मई की गर्मी से पूरा देश परेशान है, लेकिन कारोबारियों पर पड़ी दोहरी मार है। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। नतीजा यह कि दुकानों में बिक्री 50% तक गिर गई है। बाजार वीरान, दुकानदार परेशान। ये हैं लुधियाना के माल रोड पर स्पोर्ट किंग गारमेंट स्टोर चलाने वाले अमित मलूजा। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, इनका दिल बैठ रहा है। गर्मी की वजह से बहुत ही इफेक्ट पड़ा है अपनी सेल पे। 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारा कोई कस्टमर जो आता है सुबह और सिर्फ शाम का रह गया। गर्मी इतनी बढ़ गई है, इतना टेम्परेचर हुआ बढ़ा है कि जिस कारण कस्टमर घर के बाहर निकलते नहीं है। इसके कारण 40 से 50% हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया है। इस सीजन शादियों के लिए जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस बार अप्रैल अपने साथ आफत लेकर आया है। सूरज से लोग ऐसे डरे हैं कि दोपहर से शाम तक घर से निकलते नहीं। 12 बजे से लेके करीब 5 बजे तक कस्टमर की फुटफॉल बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग के और भी शोरूम के अंदर काफ़ी मतलब हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं, उधर भी यही पोजीशन है। करीब 40% 50% बिजनेस पर फर्क पड़ा है। ये हालात किसी एक राज्य के नहीं हैं। इस बार मई में ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में तापमान 44 डिग्री पार कर गया। अब इतनी गर्मी में शॉपिंग करे तो कौन? ऐसे में शादियों के सीजन के लिए माल स्टॉक कर बैठे दुकानदार परेशान हैं। कारोबार में 50% तक की कमी आई है। गर्मी के कारण लेडीज घर से बाहर निकलती नहीं, तो गर्मी वाला लेडीज की शॉपिंग गर्मी से बहुत बचती मतलब कहना मतलब है। तो उसकी ग्राहकी हमारे वो शाम में चल रही है। शाम में ग्राहकी वो लोग 7-8 बजे चल रही है। दिन भर एक का दुपका ग्राहकी आती है। दिन भर मतलब दोपहर में बैठे ही रहते मतलब दिन भर। और रात में जब 7-8 बजे ग्राहकी चालू होती है तो हमारे दुकान बंद करना टाइम होता है 9-9:30 बजे का। तो इस वक्त बिजनेस क्या करेंगे होता है, गर्मी से ज़्यादा हमको फर्क पड़ा मतलब। भीड़ भरे बाजारों में रेहड़ी खोमचे लगाकर घर परिवार चलाने वाले तो और भी परेशान हैं। दिक्कत यह है कि आने वाले महीने में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। रौनक कुकड़े के साथ रविंद्र अरोड़ा, लुधियाना। सेल का सीजन फिर आ गया है और इस बार देश की 2 दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां आमने सामने। ये हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन सेल आज से शुरू हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस सेल में क्या है खास। अमेजॉन की सेल 14 मई तक चलेगी। इस सेल में मोबाइल फोन्स पर 9 से 40% डिस्काउंट मिल रहा है। टीवी, फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड पर 35%, होम और किचन अप्लायंसेस पर 50% और कपड़ों और जूतों पर 30 से 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। इन 4 दिनों में अमेजॉन स्पेशल सेल भी चल रही है। इनमें अमेजॉन बेसिक्स पर 60% तक, लगेज पर 40% तक और किंडल पर 2000 की छूट मिल रही है। खास बात यह है कि अगर आप अमेजॉन की साइट पर शॉपिंग करते हैं तो सिटी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% कैशबैक भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप अमेजॉन ऐप पर शॉपिंग करते हैं तो 15% कैशबैक पा सकते हैं। इतना ही नहीं, 500 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग पर 1000 रुपए का ट्रैवल कूपन भी मिलेगा। ये तो हुई अमेजॉन सेल की बात, लेकिन अगर आप इस सेल में किसी वजह से कुछ मिस कर जाते हैं तो एक और बड़ी सेल आ रही है। नाम है फ्लिपकार्ट बिग 10 सेल। ये सेल 14 से 18 मई के बीच चलेगी। इसमें मोबाइल फोन्स पर 50% तक छूट मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 40% तक, टीवी अप्लायंस पर 20 से 60% तक और फैशन पर 50 से 90% तक की छूट मिलेगी। फर्नीचर पर तो 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट सेल की कई और खासियतें होंगी। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय में 20 कैटेगरी में 50% तक छूट मिलेगी। आप बोली लगाकर बचत कर सकते हैं। 20 टॉप खरीदारों को फ्री मलेशिया ट्रिप का गिफ्ट भी मिलेगा। 2000 की शॉपिंग पर 2500 मेक माई ट्रिप गिफ्ट कार्ड मिलेंगे। फ्लिपकार्ट बिग 10 सेल में HDFC क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही फोन पे से पेमेंट करने पर 30% कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट की ये सेल कंपनी के 10 साल पूरे होने के मौके पर आ रही है। तो फेस्टिव सीजन ना सही, लेकिन शॉपिंग सीजन आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कमर्शियल व्हीकल और पिकअप ट्रक बनाने वाली जापानी कंपनी सुजू मोटर्स ने देश में MU-X SUV लॉन्च कर दी है। दिल्ली में MU-X की एक्स शोरूम कीमत 24 से 26 लाख रुपए के बीच है, तो देश में सुजुकी की तरफ से चौथा प्रोडक्ट है। और जाते जाते कुछ यादें ताजा कर दे। 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, आज उन्होंने दिल्ली के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अपनी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कुछ ऐसे ही दिखते थे कपिल देव जैसे आपको इस स्टैचू में दिखाई दे रहे हैं जब वो बॉलिंग किया करते थे। और आपको याद होगा वो वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था या उनकी टीम ने जीता था।